हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परत दर परत। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसका नाम इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। एक ऐसा नाम जो अमीरी, एम्बिशन और हाँ, घोटाले का दूसरा नाम बन गया। नाम है हर्षद मेहता। हमारी कहानी शुरू होती है 6 जून 1993 से। एक सीन इमेजिन कीजिए, एक कमरा जो पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ है। कैमरों की फ्लैशलाइट्स लगातार चमक रही हैं और हवा में ना एक अजीब सी टेंशन है। स्टेज पर एक आदमी खड़ा है जो एक ऐसा खुलासा करने वाला है जो देश की सियासत में भूचाल ला देगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद हर्षद मेहता था और उसका इल्जाम सीधा देश के प्राइम मिनिस्टर पर था। उसने दावा किया कि उसके पास इस दावे को साबित करने के लिए ऑडियो टेप्स भी मौजूद हैं और ये एक ऐसा दावा था जिसने, आप कह सकते हैं, पावर के गलियारों में भूचाल ला दिया था। तो सवाल ये उठता है, भाई ये आदमी था कौन? उसमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आई कहां से कि वो देश के सबसे पावरफुल इंसान को चैलेंज कर सके? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और हर्षद मेहता के उदय की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हर्षद मेहता की कहानी सच कहूं तो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक आम आदमी के फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय, जबरदस्त दास्तां। गुजरात के एक बहुत ही साधारण जैन परिवार में पैदा हुए हर्षद ने अपने शुरुआती दिन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुजारे। हाथ में बीकॉम की डिग्री थी और शुरुआत हुई एक बीमा कंपनी में क्लर्क की नौकरी से। लेकिन उसके सपने बड़े थे। उस छोटी सी नौकरी में कहां समाने वाले थे। शेयर बाजार की दुनिया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और यहां उसने खेल के नियम सीखे नहीं बल्कि तोड़े। उसकी शुरुआती रणनीतियों में से एक थी पंप एंड डंप, मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी छोटे अनजान स्टॉक को खूब खरीदो, उसकी हवा बनाओ, आर्टिफिशियल तरीके से उसकी कीमत बढ़ाओ और फिर जब आम निवेशक पैसा लगाएं तो अपना सारा माल बेचकर मोटा प्रॉफिट कमा लो। अपने तेज दिमाग और बेहिसाब रिस्क लेने की आदत के साथ हर्षद ने देखते ही देखते अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खड़ी कर दी, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब वो सिर्फ एक छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, वो खुद खेल का मैदान तैयार कर रहा था। लेकिन देखिए, बाजार में हर बुल का सामना एक बेयर से तो होता ही है। हर्षद का सामना हुआ बेयर कार्टेल से और इसे लीड कर रहे थे खूंखार मनु मानिक, जिन्हें लोग ब्लैक कोबरा के नाम से जानते थे। ये दो सोच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ बिग बुल हर्षद जो बाजार को आसमान पर ले जाना चाहता था और दूसरी तरफ ब्लैक कोबरा का कार्टेल जो बाजार के गिरने पर पैसा लगाता था। 1990 का दशक आते आते हर्षद मेहता सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, वो दलाल स्ट्रीट का बेताज बादशाह बन चुका था और उसकी लाइफस्टाइल उसकी इस बादशाहत की गवाह थी। जो आदमी कभी मुंबई की चौल में रहा करता था, अब वो वर्ली में 15,000 स्क्वायर फीट के एक आलीशान सी फेसिंग पेंट हाउस का मालिक था। उसके गैराज में 29 लग्जरी कारें खड़ी थी, जिसमें एक टोयोटा लेक्सस भी थी। और मजे की बात यह है कि वो इंडिया में ये कार इंपोर्ट करने वाला पहला इंसान था। इतना ही नहीं, उस जमाने में वो 24 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरता था। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा इंडिविजुअल टैक्स पेयर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आ कहां से रहा था? इसका जवाब सिर्फ स्टॉक मार्केट की तेजी में नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम की एक ऐसी कमी में छुपा था जिस पर किसी की नजर ही नहीं गई थी। इस पूरे खेल का, आप कह सकते हैं, जो सेंटर पॉइंट था वो था एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसे कहते थे बैंक रिसीट या बीआर। ये बेसिकली एक बैंक का दूसरे बैंक को दिया गया एक वादा होता था जो सरकारी बॉन्ड्स के बदले छोटे छोटे लोन्स को सिक्योर करता था। और यहीं पर हर्षद ने दिमाग लगाया। उसका प्लान सिंपल था लेकिन बहुत ही शातिर। स्टेप 1, कुछ छोटे बैंकों के साथ मिलकर नकली बैंक रिसीट्स बनाओ, मतलब ऐसे कागज जिनके पीछे कोई असली सरकारी बॉन्ड्स थे ही नहीं। स्टेप 2, इन्हीं नकली कागजों को बड़े बैंकों को दिखाकर करोड़ों रुपए का लोन उठाओ। स्टेप 3, वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में झोंक दो और कुछ खास शेयर्स की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दो। और फाइनल स्टेप, उन बढ़े हुए शेयर्स को बेचो, बैंक का लोन चुकाओ और जो बीच का मोटा प्रॉफिट है उसे अपनी जेब में डाल लो। सिंपल लेकिन पूरी तरह से गैर कानूनी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है, और हर्षद का बनाया हुआ ये साम्राज्य भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। कहानी में ट्विस्ट आया अप्रैल 1992 में, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में
500 करोड़ रुपए का एक गैप मिला। ये वो पहली दरार थी जिसने जल्दी पूरे बांध को तोड़ दिया। फिर मैदान में उतरी एक जांबाज जर्नलिस्ट सुचेता दलाल। 23 अप्रैल 1992 को उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पूरी कहानी छाप दी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और वो क्रैश हो गया। लाखों आम इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में डूब गई। और जब जांच हुई तो घोटाले का असली साइज सामने आया, 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। आखिरकार 4 जून 1992 को द बिग बुल को अरेस्ट कर लिया गया। तो हर्षद मेहता का खेल तो खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी का असर अब बस शुरू ही हुआ था। और इसी असर में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। इस एक घोटाले ने पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की पोल खोलकर रख दी थी। और इसी संकट से निपटने के लिए 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना हुई। और हर्षद सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 31 दिसंबर 2001 को सिर्फ 47 साल की उम्र में जेल में ही उसकी मौत हो गई। तो इस पूरी कहानी से हमें मिला क्या? हमें मिला एक नया सिस्टम। ये पुराने और नए के बीच का फर्क था। पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब सब कुछ हाथ से, कोई पारदर्शिता नहीं, मैनिपुलेशन का खुला मैदान। और नया NSE मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, पूरी ट्रांसपेरेंसी और एडवांस टेक्नोलॉजी। एक तरह से देखें तो 1992 का स्कैम पुरानी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा फेलियर तो था, लेकिन उसी की वजह से एक नए और मजबूत सिस्टम का जन्म हुआ। एक ऐसी क्रांति जिसकी उस वक्त देश को सख्त जरूरत थी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, हर्षद मेहता कौन था? एक शातिर धोखेबाज जिसने इस सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया, या फिर एक जीनियस जिसे उस वक्त का सिस्टम संभाल ही नहीं पाया? इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे पूछते हैं। इस कहानी पर आप लोगों के क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।